शिकागो से वापस आते हुए मिशिगन यूनिवर्सिटी में 3 भविष्यवाणी, 2 पूरी हुई तो तीसरी क्यों नहीं होगी? ऐसा प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं। पहली भविष्यवाणी जब पूछा गया कि आपका देश आजाद कब होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप तो अभी गुलाम है, आजाद कब होगा? तो उन्होंने विदिन 50 ईयर्स का, और 50 साल में देश आजाद हो गए। परिस्थितियां क्या बनी होगी सब अपन जानते हैं। एक भविष्यवाणी पूरी हुई। दूसरा, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि रूस से क्रांति उठेगी, रूस से, और वो क्रांति पूरे संसार को झकझोरेगी, लेकिन वो शांत भी हो जाएगी। तो 1917 की रूस की क्रांति, फिर मार्क्स का पनपना, यूरोपियन कम्युनिटी और अपने यहाँ भी मार्क्स और साम्यवाद किस तरह से पनपा होगा, लेकिन उन्होंने कहा वो शांत भी हो जाएगी। तो अब देख रहे हैं कि साम्यवाद सिमट रहा है। जो स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि शांत हो जाएगी, वो शांत होने की स्थिति में आ गया। और तीसरी घोषणा उन्होंने की थी कि 21वीं सदी भारत की। तो जब 2 पूरी होगी तो तीसरी क्यों नहीं होगी? तीसरी भी होगी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी एक जोड़ते हैं कि 21वीं सदी भारत की हो, उसके लिए तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। क्योंकि महर्षि अरविंद ने अपने लिटरेचर में लिखा था कि तीसरा दशक इंपॉर्टेंट हो। तो तीसरे दशक के पहले साल में आपने हमारा नेतृत्व करके राजस्थान के भाजपा की 21वीं सदी की नींव आपने रख दी, ऐसा हम मानते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, पार्टी को मजबूत किया, जितने भी चुनाव हुए उसमें आपने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया। और मुझे लगता है कि हमने कभी भी कोई बात अगर कहनी चाहिए तो कई बार संकोच होता था, वो संकोच भी आपने ऐसा समझा कि भी आप तो हमारे सब छोटे भाई हो। कई बार ऐसा कहा कि अर्जुन जी आप चिंता मत करो, आप सब मेरे छोटे भाई हो, मैं ठीक है आपका अध्यक्ष हूं, लेकिन आप हमारे सब छोटे भाई हो, सही सलाह हमें दो। सही सलाह अगर हमारे पास आएगी, सही इनपुट हमारे पास आएगा, तो हम सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। ये जो आपने वर्क कल्चर पैदा की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी शुभकामना देता हूँ, आगे विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय हो। धन्यवाद अर्जुन जी भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय माधुराम जी, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, मोर्चे के अध्यक्ष भाई हिमांशु जी, आप लोग मिठाई खिला करके भाई साहब का स्वागत, भाई साहब का एक बार अविनाश जी, आप सभी लोग, जोगेंद्र जी, आप जो उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी हैं, मुंह मिठा करके इस अवसर पर 2 तरीके मतलब एक तो युवा मोर्चे की टीम के माधुराम जी जो 1 साल में इनके नेतृत्व में टीम में काम हो गए, एक हाथ लगा करके जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत का अभिनंदन करें। बड़े आप थोड़ा सर पीछे हो। नहीं मेरे तो फोटो ले लो, फोटो फोटो तो चलेगा, फोटो चलेगा, फोटो तो ले लिया मैंने, फोटो हो गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब के साथ में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सुदूर जिले के कार्यकर्ता, मंडलों के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, और वो अब सुनना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिनके नेतृत्व में हम सब ने पिछले 1 साल में काम किया है। और चाहे आंदोलन का विषय हो, चाहे संगठन की मजबूती का विषय हो, चाहे संगठन को गति देने का विषय हो, चाहे कोरोना कालखंड में काम करने का विषय हो,
चाहे सामाजिक सरोकार के विषय हो, चाहे युवाओं के साथ संवाद करने का विषय हो, चाहे महिलाओं के साथ संवाद करने का विषय हो, चाहे सुदूर प्रवासियों के साथ संवाद करने का विषय हो, चाहे कोरोना कालखंड में हेल्पलाइन चलाने का विषय हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के जिन्होंने एक नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भरी, ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी को मैं बुलाऊं, उससे पहले जोरदार तालियां बजा के आप भाई साहब से कि आप आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें इस अवसर पर। डॉक्टर सतीश पुनिया जी। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज संगठनात्मक वर्ष पूर्ति के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान तपस्वी राजनेता, जिन्होंने जमीनी संघर्ष से आज पूरे राजस्थान के नक्शे पर एक वरिष्ठ नेता की पहचान तो बनाई ही, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों के वो वास्तविक पथ प्रदर्शक हैं। युवा मोर्चे के दिनों से जिनका मार्गदर्शन मिलता था, गलत बात के लिए टोकते भी थे और अच्छी बात के लिए प्रोत्साहन भी करते थे, ऐसे हम सब के श्रद्धेय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, साधारण से घर से, साधारण परिवार से, साधारण नौकरी से, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, कहावत ही है मारवाड़ी में कि तू के कलेक्टर है, तो वाकई कलेक्टर भी बने और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के मोदी सरकार के मंत्री भी बने। वो दलितों वंचितों की आवाज तो है ही, लेकिन पार्टी के संगठन और रीति नीति विचारधारा को भी उनका पूरा एक संबल और प्रोत्साहन रहता है, जो दिल्ली में जब होते तो हमें भरोसा होता है कि दिल्ली में हमारे कोई व्यक्ति वहां बैठे हैं। ऐसे बड़े भाई आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हमारे बीच में, जब मैंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की तो मैं इकाई अध्यक्ष से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जयपुर महानगर का सहमंत्री बना, महानगर मंत्री बना, प्रदेश का सहमंत्री बना और फिर प्रदेश मंत्री बना। तो जो अध्यक्ष के नाते जिनका मुझे सानिध्य मिला, ये बात अलग है कि वासुदेव जी 4 बार लगातार अध्यक्ष रहे, 4 प्रदेश मंत्रियों को तो हटा दिया, लेकिन ये बरकरार रहे। तो उनमें से इनका पहला मंत्री नहीं था, तो इनका उस जमाने से ही बड़ा स्नेह है। और उसके बाद आप राजनीति में आए, शिक्षा मंत्री के नाते आपने बहुत नवाचार किया। ये अलग बात है, कुछ मास्टरों के ट्रांसफर नहीं करने से इनसे नाराजगी रहती थी, लेकिन फिर भी हमारे बड़े आदमी और सम्मानीय, हमारी बराबर की पीढ़ी के हमारे मेरे साथ की टीम के साथी आदरणीय मुकेश जी, उपाध्यक्ष के नाते भाई माधुराम जी, और अभी जिन मोर्चे के लोगों की घोषणा है उसमें बहन अलका जी, महिला मोर्चे के नाते हिमांशु जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे के नाते, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। मैं जब कॉलेज में आया था तो मैं कमरा तलाश रहा था और विद्यार्थी परिषद के लोग कार्यकर्ता तलाश रहे थे। दोनों की तलाश पूरी हुई, मुझे कमरा मिला और उनको कार्यकर्ता मिला। और वहां से मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं 1982 में जब श्री गंगानगर जयपुर एक्सप्रेस में बैठ के पहली बार जब जयपुर में उतरा था, तो ऐसा लगता था कि अजनबी शहर और अजनबी रास्ते,
कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, पर शायद नियति को यही मंजूर था, सोचा कुछ और था। मैं डॉक्टर बनने के लिए आया, बना तो सही, लेकिन स्टेथोस्कोप की बजाय कलम वाला बन गया। पर इस पूरी यात्रा में मुझे, क्योंकि परिवार पीछे छूट गया था, तो वास्तव में पितृवत एक बच्चे की देखभाल कोई संगठन करता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, और आज मैं ये मानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, राजनीति के जिस मुकाम पर हूं, जो मेरी मान प्रतिष्ठा और पहचान है, वो केवल संगठन की उस रीति नीति और उस संस्कार की वजह से है। इसलिए मैं उस पीढ़ी के सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि जिनको बहुत कुछ सीखने का, सुनने का, देखने का अवसर मिला। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं देखता हूं कि कई बार अब जब नई पीढ़ी के लोग आते हैं, ऊर्जा खूब है, अच्छी सोच है और युगानुकूल तरीके से उनकी बौद्धिक क्षमता है, लेकिन कई बार हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि वो इतनी महत्वाकांक्षी होते हैं, इतने डिमांडिंग होते हैं। मैं जब 1992 में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री था, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने अपनी कोई डिमांड नहीं थी, अपनी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जो संगठन को ठीक लगा तो 1992 में मुझे अजमेर की प्रदेश कार्य समिति में तिलक लगाया और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में भेजा। उसके बाद कालांतर में जब शुरुआत हुई तो हमारे वरिष्ठ प्रचारक थे, उनसे जब मिलने के लिए गया, उस जमाने में उन्होंने बहुत जोरदार बात कही। जब नया कोई व्यक्ति आता है, उसकी चुनाव की चर्चा चलती है, तो उन्होंने मुझे बहुत सामान्य शब्दों में कहा कि अभी चुनाव के चक्कर में मत पड़ जाना, अभी सीखना है। यदि थाने और कचहरी की राजनीति में फंस गए तो न्याय नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले संगठन का काम, समाज की रीति नीति, इन सब चीजों को ठीक से देखो। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे कही, वो मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, और वास्तव में वो सीख ऐसी थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक जाति का नेता बनना आसान है, पूरे समाज को साथ लेकर चलना यह सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। तो मुझे पूछा कि ये कर पाओगे? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूंगा, और मैं खुद का आकलन खुद नहीं कर सकता व्यक्ति, लेकिन मैं पूरे भरोसे और विश्वास और ईमान के साथ कह सकता हूं कि उनकी सीख को मैंने जीवन का मंत्र माना, और आज मैं उस पर कायम हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं, उनकी सीख के कारण। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हालांकि मैं सुनता था कि गुलाब जी भाई साहब जैसे लोग, असंख्य लोग, जिन्होंने मोटरसाइकिलों पर पूरे संभाग की यात्राएं की, कितना विकट होता होगा वो समय। लेकिन युवा मोर्चे के कालखंड में जब मैं रोडवेज से यात्रा करता था, तो मैं इनके बारे में तो सुनता ही था, लेकिन उस चीज को जब रोडवेज की यात्रा को देखता था तो धीरे धीरे लगता था कि वास्तव में पुराने लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। और इसलिए जब मैं युवा मोर्चे के महामंत्री के नाते 8 साल काम किया, उसके बाद में फिर अध्यक्ष के नाते, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं। उस अध्ययन काल के दौरान, क्योंकि बहुत कम लोग मुझे अध्यक्ष के नाते ही जानते होंगे, और अध्यक्ष से पहले का मेरी पृष्ठभूमि कुछ को पता, कुछ को नहीं। मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि मैं एक साधारण घर से पैदा होकर साधारण गांव से, और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान देगी कि विश्व के सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव मिलेगा। मैं वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना भरोसा मुझ पर जताया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो बचपन के, पढ़ाई के, विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड का वो संघर्ष, अनेकों ऐसी यात्राएं जिसमें सेंट्रल जेल की 7 दिन की जेल भी उसमें शुमार है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब कार सेवा थी दोनों बार की,
पहली बार की कार सेवा में तो बहुत विकट था, तो मुझे लगा कि मैं माता जी से पूछूंगा तो मना करेगी, तो मैं बिना बताए चला गया। और जब वापस आया तो बहुत रोई। उनको पता लगा कि वहां गोलियां चल रही थी, उसके बीच में था। मेरे एक साथी वहां शहीद भी हुए। विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड के दौरान ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं, कभी किसी दूसरे अवसर पर साझा करूंगा। लेकिन उस विद्यार्थी काल की अनेकों ऐसी चीजें थी जिसने हमें एक स्कूल की तरह सिखाया। बोफोर्स के भ्रष्टाचार का बोलबाला था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का दौरा था। हमें पता नहीं था क्या करना है, लेकिन सिर्फ ये मन में जुनून था कि बोफोर्स भ्रष्टाचार हुआ था और प्रधानमंत्री उसमें शामिल था, हमें उसको काले झंडे दिखाने। नतीजा ये हुआ कि झंडे तो दिखाना दूर, डंडे ही खाने पड़े और रात भर खाने में रहे। 7 दिन तक जो सेंट्रल जेल की उस पूरे उस कारावास की इस किस्म की सजा को भी झेलने का अवसर मिला। पर उसके साथ साथ ये विचार भी मजबूत होता चला गया कि संगठन की जो अपेक्षा वो पूरी की जाए। 1982 में बड़े भाई को खोया, 87 में पिताजी को खोया, लेकिन विद्यार्थी परिषद के काम के प्रति यूं लगता था कि यदि थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं हो जाएंगे तो शायद अन्याय होगा, अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं होगा, और इसलिए एक जुनूनी तरीके से आगे चलते चले गए। मुझे 4 बार मैं ये मानता हूं कि संस्कार और प्रक्रिया से निकले हुए किसी कार्यकर्ता के लिए संगठन की जिम्मेवारी पद से ज्यादा चुनौती होती है। 4 बार महामंत्री के तौर पर मुझे अवसर मिला, लेकिन मेरा सौभाग्य भी था कि विद्यार्थी परिषद की उस रोडवेज की यात्रा, युवा मोर्चे की रोडवेज की यात्रा ने प्रदेश को देखने और सीखने का, मुझे समझने का अवसर मिला। और भारतीय जनता पार्टी का मैं इस मामले में भी आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी बहुत विकट परिस्थिति में भी कि अब समय इसको चुनावी राजनीति में अवसर दिया जाए, लेकिन नियति कई बार आपके साथ कई तरीके के निर्णय करती है। आप जब जीतने के लिए उद्देश्य से लड़ते हैं और ऐसी हार जो केवल किसी किनारे पर जाकर रुक जाए। मुझे अच्छे तरीके से याद है दिसंबर 2013 का वो दिन जब विधानसभा का परिणाम आया, मात्र 329 वोटों से मैं हारा। मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं बहुत अरसे बाद ये चुनाव लड़ा और ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तरफ प्रवाह एक तरफ था, फैसला मेरे हक में नहीं हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद मसला तोड़ देता, मनोबल तोड़ लेता या जनता उसको नकार देती, लेकिन मैंने उसी दिन हमारे सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये संकल्प लिया था कि 20 वर्षों से जो चुनाव क्षेत्र लगातार पार्टी हार रही है, मुझे वहां पर किसी भी परिस्थिति में कमल खिलाना है। मुझे आशीर्वाद मिला और मैं उसमें कामयाब हुआ। मैं अपने जीवन की प्रयोगशाला खुद ही बन गया कि चाहे कैसी परिस्थिति हो जाए, मुझे जीतकर दिखाना और अपने आप को साबित करना है। और यही कारण था कि उस जुनून ने मुझे वहां पर पहुंचाया। मैं आज आमेर की जनता का भी शुक्रगुजार हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरी परख की और एक परिवार की तरह मेरे हौसले के मेरे साथ खड़े रहे। इस पूरी यात्रा में तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, मित्र, परिवार, सब लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ मेरा हौसला टूटने नहीं दिया। न मैं बैठा चैन से, न उनको बैठने दिया। और इसलिए मेरे लिए 14 सितंबर का 2019 का वो दिन गौरवशाली दिन था जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के नाते मनोनीत किया। और आज का दिन, विजयादशमी का दिन, मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आज मुझे मेरे निर्वाचन का अध्यक्ष के नाते ये 1 वर्ष पूरा हुआ है। किसी व्यक्ति के जीवन का, संस्था का 1 वर्ष का आकलन छोटा लगता होगा,
मेरे लिए ये नियुक्ति, ये मनोनयन, ये चयन और ये चुनाव आनंद का, आत्मगौरव का विषय तो हो सकता है, लेकिन मुझे ये चुनौती लगती थी और इस चुनौती को मैंने राजस्थान भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के साथ, हिम्मत के साथ स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद शायद 19 नवंबर 2020 देश और दुनिया के यशस्वी नायक प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए गया। मैं जब मिलने के लिए जा रहा था तो मैं जब लॉबी में बैठा था, इंतजार कर रहा था मेरी बारी का, तो मुझे बहुत घबराहट भी थी, बहुत बेचैनी भी थी, बहुत रोमांच भी था, मैं बहुत भावुक हो गया था। मैं पीछे देखता था कि मैं उस गांव से, उस घर से आज कहां बैठा हूं। और जब मैं दरवाजा खुला और जब अंदर गया तो नेता के नाते, कार्यकर्ता के नाते अनेक बार उनसे मिला, अभिवादन हुआ, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा था। मैं जो ही अंदर गया, मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, सतीश बाबू, हम जमीन के लोग हैं, हमें झुकना नहीं है, हमें स्वाभिमान के साथ खड़ा होना। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन पंक्तियों ने कितना स्पंदन किया होगा और उस बात ने उनकी इतना भरोसा पैदा किया कि मुझे लगा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा और जैसे इनकी अपेक्षा वो पूरी करूंगा। उसी संकल्प के साथ मैं जब विजयादशमी को शपथ ग्रहण था, पूरे राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य था कि मुझे प्रदेश को इतनी बार घूमने का अवसर मिला, विद्यार्थी परिषद के नाते उपखंड स्तर तक, युवा मोर्चा के नाते लगातार अनेक वर्षों तक। और मेरी युवा मोर्चे की एक जो मुझे जो ऊर्जा देती है, ताकत देती है, भाई साहब को ध्यान है 1998 में हमारी मात्र 33 सीटें आई थी और प्रदेश में एक किस्म से बेचैनी का भाव था, बड़ी हताशा थी। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और मुझे ये थोड़ा जुनून हुआ कि मैं कोई यात्रा करूं। तो अनेक यात्राओं का विचार आया, फिर लगा कि पैदल यात्रा करेंगे। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब दिल्ली में बड़े नेताओं का कार्यक्रम करने गया तो कई लोगों ने मजाक उड़ाई कि अभी अभी तो पब्लिक ने निपटाया है, अब कौन सी यात्रा होगी। लेकिन मैं मेरे नौजवान साथियों के, उस समय युवा मोर्चे के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन लोगों ने संकल्प के साथ कहा कि नहीं, हम यात्रा करेंगे। और 1999 की अप्रैल की वो यात्रा, मार्च की वो यात्रा, 7 मार्च से हम लोग चले 14 अप्रैल तक और 25 दिन की 500 किलोमीटर की 9 लोकसभा क्षेत्रों की, 34 विधानसभा क्षेत्रों की उस यात्रा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के स्मारक अजमेर से लोहागढ़ के महाराजा सूरजमल के स्मारक भरतपुर तक की उस यात्रा ने राजस्थान की राजनीति में पदयात्रा का कोई पहला इतिहास रचा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रचा। और आज मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा ने मुझे जो सीखने का अवसर दिया वो मेरी राजनीति की बड़ी पूंजी है। मैं विजयादशमी के दिन अध्यक्ष बना, मैं जानता था कि मेरे सामने चुनौतियां हैं, अपेक्षाएं भी खूब है, कार्यकर्ता की, जनता की कैसे पूरी करूंगा इसकी भी चिंता होती थी। लेकिन मैं आज ये भरोसा और विश्वास व्यक्त कर सकता हूं, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मैं अपनी नजर में, मैं इससे ज्यादा खूबसूरती क्या होगी, भाई साहब ठीक ही कह रहे थे कि वो जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन मुझे उनका आशीर्वाद मिला कि 1 वर्ष में, और इससे पहले तो उन्होंने मेरा कामकाज देखा, पर वास्तव में 1 वर्ष मुझे 365 दिन कैसे निकले ये समझ में नहीं आया। आप मुझे भगाते रहे, मैं आपको भगाता रहा। राजस्थान का कार्यकर्ता तो यही कहता है। और ये चुनौती थी वास्तव में, पूरे नीचे तक जिलों की अच्छा चयन, उनकी संरचना, मंडलों की संरचना, शक्ति केंद्र तक पार्टी का विस्तार और पार्टी को एक तरीके से बहुआयामी बनाना। मुझे अभी अखबार के लोगों ने पूछा कि आपका 1 वर्ष पूरा हुआ, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको यूं लगती है कि अलग हुई। मैंने कहा कि 365 दिन में एक तो मुझे ये लगा कि मुझे कोई वो दिन याद नहीं है जब मैं चैन की नींद सोया होगा, पूरी नींद सोया होगा।
और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो अलग लगी। मैंने कहा मैं राजनीति का व्यक्ति हूँ, राजनीति में काम करता था, राजनीति में हम लोग चुनाव लड़ाते, सरकार बनाते या विपक्ष के नाते भी उसी तरीके की राजनीतिक क्रियाकलाप करते। लेकिन मैं चकित हुआ क्योंकि जब ये कोरोना का संक्रमण हुआ तो एक दो दिन तो यूं लगता था कि हम कैसे निकलेंगे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन निकले। छठे दिन तो दिल्ली से फोन आ गया कि वर्चुअल मीटिंग शुरू करो, और वो जब दौर शुरू हुआ तो मुझे एक दिन काफी समय बाद किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ। कैसे करते हो? मैंने कहा मैं वर्चुअल कर रहा हूँ। कितने लोगों से कर चुके? मैंने कहा मैं उस समय लॉकडाउन का लगभग 15-20 दिन का महीना भर हुआ। मैंने उनको बताया कि लगभग 1 लाख पार्टी के वर्कर्स से मैं कनेक्ट हो चुका। तो उनको ताजुब हुआ कि ये कैरेक्टर तो सिर्फ आपकी पार्टी में हो सकता है कि इस तरीके से कार्यकर्ता कोरोना के कालखंड में भी इस तरीके से जुड़ा रह सकता है। चुनौती थी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के हिम्मत और हौसले की राह देता हूं कि उन चुनौतियों को स्वीकार करके भी आप लोगों के बीच में हिम्मत के साथ गए, उनके आंसू पहुंचे। मैं जिस खूबी की बात कर रहा था, जिस राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस 1 वर्ष में उपलब्धि की बात कर रहा था, तो मुझे कहने में ये संकोच नहीं है। लोग डरे भी होंगे, घबराए भी होंगे, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कोई राजनीतिक दल ऐसी वैश्विक महामारी में और इस तरीके से सामाजिक रूप से सक्रिय होकर काम करेगा जो सरकारों को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ की सरकार शायद महलों से नहीं निकली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचा पाया, 60 लाख लोगों तक राशन पहुंचा पाया, 50 करोड़ के लगभग पीएम केयर में पैसे दे पाया, मास्क, सैनिटाइजर और तमाम इस किस्म की चीजों को लेकर लोगों के बीच में रहा, जिसने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, जिसने अस्पतालों की सुध ली। और मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं और मैंने यही कहा कि इस 1 वर्ष के कालखंड में मैं इस बात के लिए आनंदित हूं, अभिभूत हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का राजनीति के अलावा एक सामाजिक चेहरा भी देखा जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पूंजी आज देखती है। और इसलिए ये 6 महीनों का इस तरीके का संघर्ष था। लेकिन इसके कोरोना से पहले भी ये जो सरकार आई थी, ये झूठ की बुनियाद पर आई थी, और मुझे अच्छे से पता है कि जनता की और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी। भले ही यूं लगता है कि किसी सरकार को 1 वर्ष देना चाहिए, राजनीति में कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि सरकार का भी हनीमून पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार के बूथ के पैर पालने में दिखने लग गए थे। इस सरकार की बुनियाद गैंगरेप से लेकर इस पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती दिख रही थी। ये सरकार झूठ की बुनियाद पर आई, किसानों के कर्जे के माफी के नाम पर आई, बेरोजगारों को भत्ते के नाम पर आई। इस सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिया, लेकिन ये सरकार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक तो सरकार की ऐसी स्थिति हुई कि मजबूर होना पड़ा। और वो दृश्य आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं एक दिन समाचार देख रहा था, कोटा में जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत की बराबर खबर आ रही थी। मैं अध्यक्ष बना था, मैं वो काम ट्विटर से भी चला सकता था, पर जो संस्कार लिए थे उस आधार पर मन में एक वेदना थी कि हो सकता है मैं उनकी छाती पर जाकर खड़ा होऊंगा तो शायद इन मासूम बच्चों को न्याय मिल जाए। मैं रात को ही निकला और सुबह तड़के जब अस्पताल में पहुंचा तो पूरी सरकार में घबराहट खड़ी हो गई। झक मारकर सरकार के नुमाइंदों को वहां जाना पड़ा। टिड्डी का हमला हुआ पश्चिमी राजस्थान में, जाकर हम खड़े हुए। दुष्कर्म की घटना हुई तो सरकार के सामने खड़े हुए। तो इस 1 वर्ष के कालखंड में कोशिश ये की कि सृजन के नाते, रचना के नाते, आंदोलन के नाते और कोरोना के प्रबंधन के नाते हमसे जो कुछ बन पड़े हम करें। कार्यकर्ता मित्रों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे काफी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद सब लोग जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि इस पूरे 1 वर्ष के कालखंड में हमारे जनप्रतिनिधियों ने पार्टी के हमारे तमाम जिलाध्यक्ष से लेकर बहुत छोटी के बूथ इकाई के अध्यक्ष तक भी, मैं देखता हूं कई बार बूथ की इकाई का अध्यक्ष भी कई बार व्हाट्सएप करता है, क्या अध्यक्ष जी से बात हो जाएगी, मैं उसको खुद फोन करता हूं।
तो बड़े आनंद से उछलता है कि आपका ही फोन है, क्या आप ही हो, क्या आप ही अध्यक्ष हो क्या? मैंने कहा मैं ही हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में भरोसे का भाव पैदा करना, ये हमने संस्कार संगठन से ही लिया है। और इसलिए आज मैं इस 1 वर्ष के उपलक्ष्य में, आपने देखा होगा कि कोरोना के उस प्रबंधन के दौरान, सेवा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की इकाई की प्रशंसा इसलिए की, हमारे कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की, जबरदस्त सेवा की। और आज माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब राजस्थान की इकाई का प्रोत्साहन कर रहे थे। एक आत्मगौरव का एक ऐसा अवसर था। हम सब जानते हैं कि कार्यालय ये किसी भी संगठन की एक पूंजी होती है, प्राण होता है। आज उनका शुभारंभ भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। मैं ये मानता हूं कि जैसी मेरी कोशिश थी राम जी की गिलहरी की तरह सेतु बनाने की, मैं किंचित उस भाव से कर पाया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियां हैं, सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा, सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा, मेरा स्थान लेगा कौन, जग रह गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने कहा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा नाथ, मैं करूंगा नाथ। मुझे लगता है भाई साहब ठीक कह रहे थे कि अभी भी बहुत अंधेरा है, मगर दिया जलाना कहां मना है। हमें एक बार फिर से जो राष्ट्रवाद की, अंत्योदय की प्रेरणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिली, एक लंबी परंपरा और विरासत राजस्थान के उन वरिष्ठ नेताओं की, श्रद्धेय नेताओं की, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर तमाम हमारे अग्रज स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, हरिशंकर बावड़ा जी हमारे बीच में हैं, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, ऐसे हमारे तमाम लोग जिन लोगों ने इस पूरे प्रदेश को अपने पसीने से सींचा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय मदनलाल सैनी जी, ये तमाम लोग जिन लोगों ने और इस राजस्थान की माटी को, भारतीय जनता पार्टी की इस संगठन की को इस तरीके से सींचा, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनकी परंपरा को आगे बढ़ाऊं। कल मेरा जन्मदिन था। मुझे याद नहीं है कि मुझे पत्रकारों ने कहा कि नेता लोगों का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। मैंने कहा मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरे जन्म की तारीख क्या है। मैंने माता जी से पूछा कि पंडित लोग ज्योतिषी पूछते हैं कि भाई तेरी जन्म पत्री कहाँ है, तो मेरे पास तो वाकई नहीं थी। मैंने माता जी से पूछा कि मैं कब पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा बेटा ध्यान नहीं है, दिवाली से 11 दिन पहले पैदा हुआ था। अब वो दिवाली ढूंढता रहा मैं कौन सी है, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ पता लगा, लेकिन मैं उनको ये कह रहा था कॉलेज और स्कूल में पढ़ता था तो जन्मदिन का पता नहीं था। लेकिन राजनीति में एक सहूलियत भी है कि आप नहीं मनाओ तो दूसरा भी, पड़ोसी भी केक काट के खा लेता आपके जन्मदिन के नाम पे। मेरे को जब मैं आमेर से चुनाव लड़ा तो मेरे मित्रों ने शुरुआत करी, तो मैंने उनको कहा कि जन्मदिन तभी सार्थक होगा जब केक का खर्चा, माला का, साफे का खर्चा यदि किसी पेड़ में लगे या खून देकर किसी को रक्तदान के लिए प्रेरित करो, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक होगा, मेरा जन्मदिन सार्थक होगा। और मैं एक प्रयोग किया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं आकलन कर रहा था कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में हम लोग 10,000 लोगों को खून दिला पाए इस मिशन के जरिए, इस जन्मदिन के अवसर पर। मित्रों ने कोशिश की, पार्टी के सब लोगों ने, मैं उन सब का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने एक नवाचार किया। कि कोरोना के कारण कुछ प्रतिबंध थे, कुछ मर्यादाएं थी। 1 लाख लोगों ने मुझे ये आशीर्वाद दिया मेरे जन्मदिन पर कि उन्होंने रक्तदान का संकल्प पूरे राजस्थान भर में लिया। 11 लाख पेड़ लगाने का काम उन्होंने किया। मैं देख रहा था कि अभी भी लोग लगे हुए इस काम में, रोज फोटो भेजते हैं कि आज हमने पेड़ लगाया। मुझे बताया हमारे भीलवाड़ा के कार्यकर्ता ने तो 11 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया, उसकी शुरुआत भी उन्होंने की, 21,000 पेड़। तो ये शुरुआत ऐसी थी जो संदेश देती है, प्रेरणा देती है। मुझे इस रूप में आशीर्वाद मिला, तो भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि सामाजिक कामों से जुड़कर पार्टी की उस केवल नारों की नहीं, सरोकारों की पार्टी बने। ये जो हमारी मनोभावना थी, और प्रधानमंत्री जी जिस जन भागीदारी की बात करते हैं, जिस सामाजिक मिशन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, उसकी उनकी अपेक्षा पर हम लोग खरा उतरे।
मैं तमाम उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को, मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, तमाम जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए मैं उनको कृतज्ञ प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे मेरी दीर्घायु की कामना की, स्वस्थ रहने की कामना की, प्रसन्न रहने की कामना की। मैं अभिभूत हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, जिन्होंने कॉलेज की इकाई के प्रमुख के नाते अपने जीवन की शुरुआत की, एक छोटे से गांव से और शहर की इस डगर तक मुझे जो मान दिया, प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और एक बार फिर से उनको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस संकल्प के साथ में, कल नवमी थी और पूरे प्रदेश भर में हम जानते हैं कि किस तरीके से सरकार की कमजोरी के कारण राजस्थान की हमारी मातृशक्ति को, बहन बेटियों के गरिमा और मान सम्मान पर ठेस पहुंची है। हम लोगों ने संकल्प लिया, उसको आगे बढ़ाएंगे सब लोगों की मदद से कि उनकी सुरक्षा की, मान सम्मान की, गरिमा की रक्षा हो, उनको अच्छा शैक्षणिक माहौल मिले, उनके स्वास्थ्य की हम लोग चिंता करें, उनके भविष्य की हम लोग चिंता करें। इसलिए 9 संकल्प हम लोगों ने लिए, उस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी भरोसे और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।